सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय में शब्द रचना के अवयवों, उपसर्ग और प्रत्यय पर विचार किया जाएगा, परंतु आज हम केवल उपसर्ग पर ही चर्चा करेंगे। बच्चों, अवयवों का अर्थ है भाग या अंश। तो शब्द रचना के अवयव, तो शब्द रचना क्या है बच्चों? तो इससे पहले हम शब्द क्या है जानते हैं। बच्चों, आप जानते ही होंगे शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक वर्ण जब होते हैं, उसका सार्थक मेल होता है, उसको ही शब्द कहा जाएगा। जैसे किताब, किताब में दो से अधिक वर्ण के मेल से बना है और किताब इसका कोई अर्थ है, इसीलिए इसको हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे। आप देखेंगे शब्दों के भेद। शब्दों के भेद विभिन्न आधारों पर किए जाते हैं, जैसे कि एक उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और ये जो अपने भेद अभी पढ़ा उसके भी भेद होते हैं, परंतु आज हम रचना के आधार पर जो तीन भेद है उसे पढ़ेंगे, क्योंकि इसको आप पहले पिछले वर्ष तक पढ़ते आए हैं। क्लास 8 तक आप इसके ऊपर कई बार पढ़ चुके हैं। तो आज हम रचना के आधार पर जो तीन भेद है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। रचना की दृष्टि से हिंदी भाषा में तीन प्रकार के शब्द हैं: रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़। यौगिक शब्दों का निर्माण किसी शब्दों में अन्य शब्दांश का मेल होने से अथवा दो शब्दों के मेल से होता है, जैसे अन्य। यहाँ पर जो अन्य शब्द दिया गया तो इसका शब्दांश है अ है अन्य का शब्दांश और शब्द है न्याय। यानी अ और न्याय मिलकर वह एक शब्द योगरूढ़ हुआ, यौगिक शब्द हुआ। अन्याय अ और न्याय मिलकर, अ शब्दांश और न्याय शब्द मिलकर ये आपका यौगिक शब्द बना अन्याय। आगे ये बताया गया है कि योगरूढ़ शब्द भी दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होते हैं, किसी भी शब्द रूढ़ शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि आपका योगरूढ़ शब्द हुआ हिमालय। हिम का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, दोनों शब्द मिलकर तीसरे यानी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। हिमालय यानी कि एक खास पर्वत को दर्शा रहे हैं। ये हो गया आपका योगरूढ़ शब्द, जो कि दो शब्दों के मेल से उत्पन्न हुआ और किसी विशेष रूढ़ अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ। रूढ़ अर्थ यानी कि बच्चों जिसको मतलब एक अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है, उसे कहते हैं रूढ़। जैसे कि जल, जल को अगर हम लोग खंड करेंगे ज और ल तो उसका वो कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन जल को मिलाकर लिखेंगे तो वो उसका अर्थ निकलता है, तो उसको रूढ़ शब्द कहा जाता है, जो कि इसके लिए प्रयुक्त होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आइए अब पढ़ते हैं उपसर्ग के परिभाषा को। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। बच्चों, इसका अर्थ है उपसर्ग शब्दांश हैं जो किसी शब्द के साथ, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था अन्याय, अन्याय में अ शब्दांश था और न्याय शब्द था। इसी तरह से किसी शब्द से पूर्व लगते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उनमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो जो किसी शब्द से पूर्व शब्दांश लगते हैं
और नई विशेषता उत्पन्न करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, ये कु जमा पुत्र, कु शब्दांश है, पुत्र शब्द है, ये मिलकर कुपुत्र हुआ। कु शब्दांश मिलकर शब्द के साथ जोड़कर नई अर्थ की रचना में सहायक हुआ, तो ये हो गया आपका उपसर्ग। समझ में आ गया बच्चों? तो हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू शब्दों की प्रधानता है, इसीलिए उसके उपसर्ग भी भाषानुसार भिन्न है। तो बच्चों हम यहाँ संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू फारसी के उपसर्ग क्रमानुसार पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया गया है सब जिस स्रोत का होता है उपसर्ग भी उसी स्रोत भाषा का लगता है। तो सबसे पहले हम संस्कृत यानी तत्सम उपसर्गों को हम पढ़ेंगे। तो बच्चों हिंदी में संस्कृत भाषा के निम्नलिखित उपसर्ग हैं जो संस्कृत शब्दों में ही लगते हैं। जैसे कि अति यानी कि ये उपसर्ग, इसका अर्थ है बहुत अधिक। अति जमा अंत मिलकर हुआ अत्यंत। ये अत्यंत जो है संस्कृत शब्द है और अंत से पहले अति शब्दांश लगा है तो मिलकर ये शब्द हुआ अत्यंत। इसी तरह से अन्य शब्द इसे अति लगकर अति प्राचीन, अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्युत्तम, अति लगाकर ये सब भी अब लिख सकते हैं, इसका कट कर सकते हैं। अधि यानी कि ऊंचे या श्रेष्ठ, तो इसे लगाकर अधि उपसर्ग लगाकर शब्द बना है अधिकार। जैसे अधि जमा कार, अधिकार। अन्य शब्द हैं अधिसुख, अध्यादेश, अधिनायक, अधिपति, अधीश, अधिकरण, अधिवक्ता। नेक्स्ट है अनु यानी कि पीछे, बाद में या गुण। जैसे अनु जमा भव, अनुभव। अन्य शब्द हैं अनुसार, अनुरोध, अनुरूप, अनुशासन, अनुकूल, अनुराग, अनुवाद, अनुचय, अनुकरण, अनुमान। अब आगे है आप यानी कि अनुचित या बुरा। जैसे आप जमा कार, अपकार। अन्य शब्द हैं अपकीर्ति, कीर्ति से पूर्व आपका आप लगा तो अपकीर्ति हुआ शब्दांश। ये जो अप जो है शब्दांश है, अपमान में अप शब्दांश है, मान में अप शब्दांश लगा और इसके अर्थ बदल गए। अपयश, अपवाद, अपव्यय, अपशब्द, अपहरण। नेक्स्ट है अभी यानी कि सामने, चारों ओर या वैशिष्ट्य। जैसे तो अभिधनमान, अभिमान। अन्य उदाहरण है अभीष्ट, अभ्यागत, अभ्यास, अभिभाषण, अभियान आदि। अब यानी कि बुरा यानी कि हीन या अप। जैसे कि अब जमा मूल्यन, अवमूल्यन। अन्य शब्द हैं अवतरण, अवनति, अवशेष, अवगुण आदि। उपसर्ग, आ का अर्थ है तक, समेत। जैसे जमा कंठ, आकंठ। अन्य शब्द हैं आक्रमण, आकर्षण, आचरण, आगमन आदि। ऐसे अनेक संस्कृत के उदाहरण हैं, तो इसको हम समझ गए हैं। आप हिंदी के उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हिंदी के शब्द हैं अछूत, अटल। तो अ का अर्थ है अभा, निषेध। तो अ जमा छूत, अछूत।
अ जमा टल, अटल। तो इसके अलग शब्द हैं अलग, अथाह, अज्जर, अभागा आदि। अध, अध शब्दांश लगाकर हिंदी के उपसर्ग हैं अधखिला, अधपक्का आदि। अध का अर्थ होता है आधा। अधखिला यानी कि आधा, यानी कि अध जमा खिला। अधपका, अध जमा पका। इसके अन्य उदाहरण है अधमरा, अध कचरा, अध खाया आदि। अभी अन यानी कि इसका अर्थ होता है निश्चित यानी कि अभाव। जिससे अन से बना है शब्द अनजान, अन धन जान, अनहोनी, अन धन होनी। तो अन्य शब्द हैं अनपढ़, अनमोल, अनबोल आदि। अब उन शब्दांश लगाकर शब्द देखेंगे। जैसे कि आपका ऊन लगाकर बनाना है 19। ऊन का अर्थ है एक कम। जैसे 19 ऊन जमा 29, ऊन जमा 30, 29 59, ऊन जमा 60, 59। इसी तरह से 19, 39, 49 आदि। ओ और अब यानी कि इसका अर्थ होता है हीन। ये जो शब्दांश इसको लगकर शब्द बनेंगे ओ गुण, ओ जमा गुण, अवगुण, अब जमा गुण। अन्य है अवतार, अन्य शब्द हैं अवतार, अवगुण, ओढ़र। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर दूसरे अन्य उदाहरण दिए गए हैं, इसको आप समझ सकते हैं। तो आइए और एक देखते हैं। एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग। एक से अधिक उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जाते हैं। कुछ शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग होता है, उदाहरणतया समालोचना। तो यहाँ पर एक से अधिक उपसर्ग हैं, जैसे कि सम धन जमा आ जमा लोचना, समालोचना। व्याकरण बी जमा आ जमा करण, व्याकरण। इसी तरह से अप्रत्याशित अ जमा प्रति जमा आशित। इसी तरह से करण, लोचना, आशित, इसमें दो दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं। निराकरण, सुसंगठित, पर्यावरण, प्रत्यालोचना, प्रत्युपकार, इसमें अधिक, एक से अधिक आपका उपसर्ग जुड़े हुए हैं। समझ आएगा बच्चों? अब कुछ उर्दू फारसी के उपसर्ग को देख लेते हैं। ऐन, ऐन यानी कि ठीक, पूरा। उदाहरण है ऐन वक्त, ऐन मौका, कम। कम का अर्थ है थोड़ा, हीन, यानी कि उदाहरण है कमजोर, कम कीमत, कम अक्ल, कम शीन आदि। खुश, खुश यानी कि अच्छा, उदाहरण है खुशदिल, खुशबू, खुशखबरी आदि। गैर, गैर यानी कि भिन्न, उदाहरण है गैर हाजिरी, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी आदि। अब है दर, दर का अर्थ है मैं, यानी कि दर हकीकत, दरअसल। ना यानी कि नहीं, नालायक, नापसंद, नासमझ आदि। आगे ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण हैं। समझ में आ गया बच्चों? आगे बच्चों प्रश्न अभ्यास है, या इससे कुछ प्रश्न आप डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, उपसर्ग की परिभाषा देते हुए दो उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट कीजिए। आपको बताया गया है उपसर्ग किसे कहते हैं। जैसे कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का
अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है पुत्र, तू जमा पुत्र। अन्य उदाहरण आप दे सकते हैं जैसे अनुभव, अपकार, अभिमान। अभी आपको बहुत सारे बताए गए हैं। अब दूसरा प्रश्न है, शब्द रचना में उपसर्ग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसकी भूमिका सबसे पहले आपको बताया गया है, उसको आप समझकर लिखोगे। तीसरा प्रश्न है, ऐसे 4 शब्द लिखिए जिसमें 2 उपसर्गों का एक साथ प्रयोग हुआ हो। ये उसके उदाहरण है बच्चों। पर्यावरण, प्रत्यालोचना, प्रत्युपकार, निरभिमानी, असुरक्षित आदि। यहाँ पर पहले से बहुत सारे उदाहरण आपको दिए गए हैं। नंबर 4 को बाद में चर्चा करेंगे स्कूल खुलने से। नंबर 5, निम्नलिखित उपसर्गों से 2 नए शब्द लिखिए। जैसे उपसर्ग है आपका अति, उ, अधि, परा, परि, अत, शु, पुनर, आ, अनु, परि, अन, नि, अन, वे, आ। जो उपसर्ग दिए गए हैं इससे नए शब्द आपको 2 नए शब्द आपको लिखना है। बच्चों, आज हमने उपसर्ग पढ़ा, उसके कुछ प्रश्न अभ्यास भी चर्चा किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आज जो आपको पढ़ा गया, समझाया गया, आप समझ गए होंगे और जो प्रश्न अभ्यास में चर्चा किया गया है उसको आप कॉपी में लिख कर रखोगे। हम फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।